प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी डिटेल्स है तो देख ही पा रहे हैं। इनकी डिटेल्स है 17 अप्रैल 1961, दोपहर के 12 बजे का जन्म है इनका, देवरिया का। इनकी जो कुंडली इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो कुंडली बन जाएंगी कर्क लग्न की और राशि बन जाएंगी मेष राशि। वैसे तो आप जानते हैं कर्क जो लग्न है ये जल तत्व का लग्न होता है। इसमें अधिक सोचना, कल्पना करना, इस तरह का स्वभाव ज्यादा होता है। लेकिन इसे बैलेंस करने वाला गुण मेष में जरूर है। मेष जरूर अग्नि तत्व की राशि है और जल और अग्नि का आप जानते हैं कोई बहुत अधिक मेल नहीं होता। इस कारण से जीवन काल में अपने दम पर सब कुछ हासिल करना पड़ता है, अपने दम पर ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये जीवन में अधिक देखने को मिला है। लेकिन ये बोल सकता हूं मैं फिर भी कि लग्न का स्वामी जो कुंडली के दशम भाव में स्थित है, जीवन में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लग्न के स्वामी का दशम में होना यह मेहनती भी बनाता है। अपने कार्य को सही प्रकार से करना, ईमानदारी से करना और अपने कार्य में मतलब कोशिश करना कि सभी के लिए अच्छा भी हो सके, वो स्वभाव यहाँ पर जातिका को प्रदान करता है। तो इसीलिए ये मैं कहूंगा कि इस योग के चलते यहाँ पर इन्हें जीवन में अच्छा प्रभाव मिले, ये सबके लिए अच्छे कार्य करे, यही सब स्थिति देखने को भी मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप एक और बात पर गौर करें तो ये जो चंद्रमा है यहाँ पर, ये चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र होता है। इसमें यदि आप देखेंगे तो एनर्जी की मात्रा वैसे ज्यादा होती है, जोश होता है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा जीवन में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए प्रेरित भी करती है। वैसे भी मैंने आपको कर्क लग्न वालों के लिए बताया था कि इनके दशम में मेष राशि आती है, इसीलिए जीवन में काम नहीं करते, कुछ बड़े कारनामे करने वाला स्वभाव होता है। और फिर दशम का स्वामी है 12वें भाव में, तो 12वां भाव परोपकार का, दूसरों की सेवा का, दान धर्म आदि का भी होता है। तो इनके स्वभाव में हमेशा ये रहेगा कि दूसरों की सहायता किसी न किसी प्रकार से करते रहा जाए, दूसरों की सहायता की जाए। तो ये प्रभाव तो खैर इससे आता है। हम पहले एक एक करके इनकी कुंडली के सभी ग्रहों की चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर कुछ इनके जो प्रश्न है उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो लग्न का स्वामी है, जैसा मैंने बताया, दशम भाव में है। वैसे तो किसी भी लग्न में लग्नेश का दशम भाव में होना अच्छा ही होता है। यहां पर भी कहा जाएगा कि जब लग्नेश है दशम भाव में होने पर अपने, ये ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन में इन्होंने जो भी हासिल किया है, जीवन में जो भी ये बने हैं, अपने दम पर सब हासिल किया, अपने दम से, अपनी मेहनत से सब हासिल किया है। ये बात यहाँ पर ये लग्नेश दर्शा रहा है। ये लग्नेश करियर में अगर देखेंगे तो मान सम्मान पद प्रदान करने वाला होता ही है। ये चूंकि सूर्य के साथ में भी है तो जीवन काल में प्रसिद्धि, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, गवर्नमेंट में जुड़कर काम करने वाली स्थिति ये बना देता है। तो खैर ये अच्छे योग है और ये गवर्नमेंट के लिए काम कर भी चुके हैं पूर्व में। अब तो खैर रिटायर हो गए, लेकिन पूर्व में गवर्नमेंट के लिए काम भी कर चुके हैं। तो ये प्रभाव यहाँ चंद्रमा जो लग्नेश बलवान होकर के बैठे हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं। और दूसरे नंबर पर यदि आप देखेंगे कि यहां पर चंद्रमा के साथ में दूसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ है। ये जो सूर्य है ये दूसरे भाव का स्वामी है। जरूर आप बोल सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य साथ में अच्छे नहीं होते, लेकिन हालांकि ये एकदम करीब नहीं है। चंद्रमा अस्त नहीं हुआ यहाँ पर, डिग्री वाइज यहाँ पर 26 डिग्री का अंतर है, जो कि बड़ा अंतर होता है और इसीलिए उतना प्रभाव सूर्य चंद्रमा के साथ होने का नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप देखें कि अगर हम इनको साथ में भी ले, तो मैंने आपको बताया था कि दशम भाव में और एकादश भाव में ये दो ऐसे भाव है जहां पर सूर्य चंद्रमा साथ में भी होंगे तो इनका प्रभाव अच्छा मिलेगा और ये दोनों ग्रह यहाँ पर खराबी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात जुड़ जाती है कि जैसे एक लग्न का स्वामी है, एक दूसरे भाव का स्वामी है। लग्नेश और धनेश का कुंडली के दशम भाव में होना अपने जीवन काल में अपने कार्य से अच्छा धन, अच्छा नाम, अच्छी प्रसिद्धि प्रदान करता है। और मैंने आपको बताया था कि दूसरे का स्वामी दशम में हो, बलवान हो, यहाँ तो उच्च राशि में है, बलवान हो, तो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि जीवन में जन्म कैसे भी घर परिवार में क्यों ना हुआ हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हुआ हो, लेकिन अपने दम पर बड़ी मात्रा में धनादि अर्जित करना, और बल्कि इतना धन अर्जित करना कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले मतलब अपने संतान के लिए, अपने कुटुंबीजनों के लिए बहुत सारा धन और सुख सुविधा छोड़ करके जाना, वो स्वभाव यहाँ पर रहता है। जो कि ये सूर्य चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके जो महाधनी योग का प्रभाव देने वाली स्थिति में है, इससे ये बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर एक बात आपने गौर करी होंगी कि लग्न 10 डिग्री पर है, अगर हम इसमें 15 और जोड़ देंगे तो 25 डिग्री के ऊपर इस कुंडली में जो भी ग्रह है वो चलित में अगले भाव का फल देगा। तो यहां पर एक तो चंद्रमा, आप अगर चलित कुंडली बनाएंगे तो कुंडली के लाभ भाव का फल देंगे। लग्नेश का लाभ का फल देना भी कोई खराब नहीं होता, बल्कि बहुत बढ़िया स्थिति बनाता है। मंगल भी यहाँ 27 डिग्री पर है, तो मंगल भी यहाँ पर
कुंडली के लग्न का फल देंगे, तो ये भी अच्छी स्थिति है। लग्न के कारक ग्रह का लग्न में प्रभाव देना अच्छा है। ये ना सोचे कि ये नीच राशि का हो जाएगा, मिथुन राशि ही कंसीडर की जाएंगी, बस लग्न का फल भी देंगे तो ये अच्छा प्रभाव है। मतलब ये कोई खराबी वाली स्थिति नहीं है। मंगल का लग्न में आ जाना निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव दशा आदि के अंतराल पर प्रदान करेगा, जो कि बढ़िया है। अब इसके अलावा यदि हम यहाँ पर अन्य ग्रह के रूप में राहु को देखें, देखिए राहु कुंडली के दूसरे भाव में है। यहाँ पर एक और ग्रह आप गुलिक के रूप में देख पा रहे हैं। गुलिक का प्रभाव मैंने बताया था। राहु का जो दूसरे भाव में प्रभाव जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जीवन काल में थोड़ा ये जरूर है कि संतुष्टि कम प्रदान करता है। जीवन काल में कुछ अच्छा बड़ा और कुछ बेहतर करने के लिए ये प्रेरित करता है और जीवन में हमेशा अच्छे के लिए आगे बढ़ाता है। गुलिक के साथ में हो जाने से कई बार जल्दीबाजी में निर्णय ले सकते हैं, और मतलब जैसे कई बार हुआ कि अन्य को धन देना है, जल्दीबाजी में निर्णय करके दे दिया, भले वो पता है कि दूसरा वापस नहीं करेगा, सपोर्ट भी नहीं करेगा, बाद में मतलब उपकार भी नहीं मानेगा एक प्रकार से कि मानना चाहिए कि हाँ इन्होंने मुझे आवश्यकता पड़ने पर सहायता करी, वो भी नहीं मानेगा, फिर भी ये सहायता कर देंगे जल्दीबाजी में आकर के। वो बात ये कई बार ये दर्शाते हैं। राहु का सिंह राशि में होना अच्छा होता है। वाणी में एक अलग प्रकार का तेज प्रदान करता है। तेज मतलब ऐसा प्रभाव प्रदान करता है कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम होगा, तो फिर इनकी बात को कोई काट नहीं पाएगा या इनकी बात को कोई मना नहीं कर पाएगा। ये प्रभाव यहाँ पर ये राहु दर्शाते हैं, जो कि अच्छा होता है, कोई खराबी वाली स्थिति नहीं दर्शाता, बढ़िया प्रभाव देता है। दूसरे भाव का राहु धन आदि के दृष्टिकोण से भी बढ़िया होता है ये, और खर्च आदि अधिक करवाता है, लेकिन जीवन काल में धन रहता है तो खर्च आदि से उतनी चिंता नहीं रहती। हालांकि आप जानते हैं इस राहु के ठीक सामने जो केतु होता है वो अष्टम भाव में रहेगा यहाँ पर। तो भले शुरुआती जीवन में धन की तरफ रुझान रहा हो, धन पद मान सम्मान सबके लिए कोशिश करी हो, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में और अभी जिस स्थिति में है वहां पर तो मैं बोल सकता हूं कि इनकी पूरी की पूरी रुचि जो है वो केवल और केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की, धार्मिकता में आगे बढ़ने की बढ़ जाए। केतु के अष्टम भाव में होने से दूसरों की सहायता करना, अधिक मतलब धार्मिक चीजों को जो सीखना, उनको उनसे जुड़े रहना, ये स्वभाव यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। और ये केतु आप जानते हैं अष्टम भाव के केतु को, वैसे तो अष्टम के और 12वें के केतु को कहा जाता है कि ये मोक्षदायक केतु है। मतलब मोक्षदायक मतलब ये व्यक्ति को प्रेरित करता है मोक्ष आदि के लिए। अब मोक्ष आदि ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई स्थान है कि जहां आप चले जाएंगे, लेकिन हाँ ये आपको अच्छे कार्यों में जोड़ता है, दूसरों की सहायता में जोड़ता है, और स्वयं के मन में किसी चीज का बहुत अधिक मोह रहने नहीं देता, धीरे धीरे करके सब चीजों को दूर करते जाता है। ठीक है, अभी तो मैं एकाएक तो नहीं कहूंगा कि सारी चीजों का मोह ये दूसरे भाव का राहु भी हटा देगा, लेकिन ये केतु जो कि कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है कुंभ राशि का, ये दर्शाता है कि जीवन काल में मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये जन्म लेने वाला प्रभाव नहीं दर्शाता। कई बार मैंने आपको एक पूर्व की वीडियो में बताया था केतु से कि कितने जन्म बाकी है, उसमें अगर अष्टम भाव में और कुंभ राशि का केतु है तो जीवन में केवल और केवल 1 या 2 जन्मों का प्रभाव ये दर्शाता है, उससे ज्यादा का प्रभाव नहीं दर्शाता। लेकिन वो प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जीवन काल में मतलब केवल धार्मिकता में जुड़ना है, धार्मिक कार्य करना है, वो वाली प्रवृत्ति मन में आती है। उससे ये कहा जाता है कि हाँ इनका जो स्वभाव रहेगा वो ऐसा रहेगा, या इस तरह की स्थिति केतु बनाता है कि जो जीवन काल में मोक्ष की स्थिति को निर्मित करे। तो ये वाला जो प्रभाव है यहाँ पर अधिक कहा जा सकता है। अब इसके बाद आप विचार कीजिए कि इस कुंडली में अगर आप देखें कि कुंडली के सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। ये दोनों आप जानते हैं शनि गुरु को कहा जाता है कि ये धर्म कर्माधिपति योग है, नेचुरल धर्म कर्माधिपति योग ही। ये दोनों ग्रह मिल करके धार्मिक कार्य भी करवाते हैं, परोपकार भी करवाते हैं, धार्मिक चीजों से भी जोड़ करते हैं, अपना कर्म भी अच्छे तरीके से करवाते हैं। कर्म में ईमानदारी का योग भी ये शनि गुरु का योग होता है, और ये जीवन में अन्य को अच्छी सलाह देना, अच्छा ज्ञान देना, उस तरह की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। तो शनि गुरु का योग मतलब यहाँ पर हो जाना सप्तम भाव में बढ़िया है जरूर। हाँ ये है कि गुरु का शनि का सप्तम भाव में होना दोनों वैराग्य वाले ग्रह है, जिसके कारण एक बात आती है कि कहीं ना कहीं मतलब जो एक विशेष मन में प्रभाव देखेंगे तो वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन के सुख की स्थिति की जगह ज्यादा जो ध्यान है, ज्यादा जो रुझान है वो बढ़ जाता है धार्मिकता की ओर। धार्मिक कार्य में रुचि ज्यादा मन लेता है इसी स्थिति के अंदर, और धार्मिक कार्य ज्यादा अच्छे लगे इनको, ज्यादा अच्छे से धार्मिक कार्य में जुड़े रहे, वो प्रवृत्ति ये ग्रह प्रदान करते हैं। शनि गुरु में ये बात भी आती है कि अपने घर परिवार के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने साथ जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो घर का हो या बाहर का, जो भी व्यक्ति इनसे जुड़े उसके लिए इनका स्वभाव रहे कि उसकी सहायता करे कैसे भी। किसी भी कमजोर व्यक्ति को, किसी भी मतलब मैं कहूँ कि जरूरतमंद व्यक्ति को ये सहायता करना चाहेंगे, कैसे भी इसकी सहायता करके इनको अच्छा कर दिया जाए ताकि इन्हें परेशान ना होना पड़े। और एक और बात देखने को मिलती है, इसी प्रवृत्ति के चलते ईश्वर के द्वारा इनको मिलता है जीवन काल में सब कुछ, और ये सक्षम होते हैं दूसरों की सहायता करने में। शनि अपनी ही राशि का है तो ये भी चलो ठीक है कि सप्तम में होकर के
इनको क्षमता प्रदान करेगा। इनसे ही देखने को मिला कि ऐसे लोग जुड़ेंगे भी जो इनको मतलब जो जो वास्तविकता में आवश्यकता है जिन्हें जीवन में, और ये इनको सही गाइड करेंगे, और ये मतलब उनको धन से और जो भी आवश्यकता की वस्तु है उनको दे करके जरूर से आगे बढ़ाएंगे। गुरु का प्रभाव ये होता है कि गुरु सप्तम में हो तो ये केवल धन से दूसरों की सहायता नहीं करवाते, ये सहायता करवाते दूसरों को अच्छी सलाह से। जहां भी रहेंगे, भले सामने वाला खराब करे अच्छा करे जैसा भी करे, लेकिन अपनी ओर से दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ये गुरु। अगर आप देखेंगे तो देखो, लग्न की डिग्री भी लगभग 11 के पास है और गुरु भी लगभग 11 पर ही है। तो ये दोनों का प्रभाव समान अंश का होने के चलते लग्न में, नवमांश में, दशमांश में आप देखेंगे गुरु सप्तम में ही नजर आएंगे। इसका प्रभाव क्या होता है कि ये गुरु ज्यादा एनर्जी रखेंगे जीवन काल में, और सप्तम भाव भी अन्य से जुड़ने का होता है, तो धार्मिक लोगों से, अच्छे लोगों से ही जोड़ेगा। मतलब ऐसे लोग जो, अगर इनका जो विशेष मतलब अटैचमेंट है ऐसे लोगों से बनेगा जो दूसरों की सहायता करते हो। ऐसे एनजीओ से जुड़ने का इनका मन रहेगा कि जो दूसरों की सहायता करते हो, ताकि ये वहां पर जुड़ करके दूसरों को मतलब एक सही गाइड कर सके, सही सलाह दे सके, वो इनके स्वभाव में रहेगा, जो कि निश्चित रूप से एक बढ़िया प्रभाव दर्शाता है। तो यानी ये शनि गुरु दोनों ही यहाँ पर अच्छे हैं। गुरु तो भाग्य के स्वामी भी है, भाग्य इसका सप्तम में होना भी अच्छा होता है। जरूर नीच राशि के, लेकिन शनि के साथ होकर के नीच राशि का उतना प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि बढ़िया प्रभाव देंगे, और जीवन काल में हमेशा सतत जीवन में दूसरों की सहायता तो करवाएंगे ही, लेकिन अच्छे ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे, अच्छे कार्यों में इनको जोड़े रखेंगे, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही बढ़िया स्थिति है, अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे कुंडली के भाग्य भाव में बुध और शुक्र का भी योग बना है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। अब ये जरूर है कि शुक्र का नवम भाव में होना, ये देखा गया कई बार कि स्त्री वर्ग से उतना सहयोग नहीं दिलवाता, या फिर इनके कार्यों में अगर कोई बाधा बने तो वो अन्य स्त्री वर्ग ही कई बार बनती है, वो बातें आ जाती है कई बार। लेकिन एक बात अच्छी ये रहती है कि शुक्र का कुंडली के भाग्य भाव में होना, ये मतलब एक प्रकार से भाग्य के लिए भी अच्छा है वैसे। लेकिन एक और बात इसमें ये भी आती है कि शुक्र जीवन काल में भौतिक सुख संसाधन सारे प्रदान कर देता है। जीवन काल में एक व्यक्ति के जीवन की जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है वो इनको ये शुक्र प्रदान कर दी, ज्यादा प्रभाव शुक्र के अंदर है। और ये भी है कि जैसे बुध भी यहीं पर है, तो बुध भी इस कुंडली के अंदर वैसे है नीच राशि के। देखो यहाँ पर गुरु नीच राशि के, बुध भी नीच राशि के, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उनके साथ में एक मजबूत ग्रह बैठ गए। शुक्र तो यहाँ पर उच्च का होता है, तो इसने बुध की एनर्जी को बैलेंस कर दिया, बुध को अच्छा कर दिया। स्वयं भले थोड़े कमजोर हो गए, लेकिन बुध को अच्छा कर दिया। यहाँ पर भी शनि की बात ये करेंगे कि शनि थोड़े कमजोर हो गए, लेकिन गुरु को बलवान कर दिया, और गुरु के बलवान होने से धार्मिक प्रवृत्ति, एक जो स्वभाव होता है सभी के लिए अच्छा करने वाला, वो बढ़ गया यहाँ पर। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब इसके अलावा ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में बैठे, ये धर्म का भाव तो है ही, ये मतलब भाग्य का भाव भी है, और मतलब सही मतलब जब सलाह देने की बात आती है, ये भाव गुरु का होता है। जैसे गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, मार्ग दिखाने वाला, तो इनके स्वभाव में रहेगा कि सभी को सलाह देना, सभी को ज्ञान देना। इनका मन भी किसी न किसी मतलब एक गुरु की मतलब खोज में रहे कि गुरु एक अच्छा मिल जाए जो इनको सही गाइड करे और इस भाव सागर से पार करे वाला प्रभाव ये इनकी कुंडली दर्शाती है, जो कि मैं समझता हूँ है तो अच्छा योग। ये भी जीवन काल में मतलब सकारात्मक स्थिति बनाने वाला योग है, जो निश्चित रूप से मतलब शुभ प्रभाव दर्शा रहा है। शुक्र और बुध का जो ये योग है, ये निश्चित रूप से मैं इसको खराब तो नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि इन दोनों का जो प्रभाव है ये अच्छा है। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव मतलब ईश्वर की धार्मिक साधना आदि हेतु तो अच्छा है ही, बल्कि जीवन में सुख सुविधा के लिए भी अच्छा है, तो ये बढ़िया कहा जाएगा। फिर इसके अतिरिक्त ये सूर्य चंद्रमा की तो मैंने अभी बात करी कि ये दोनों ग्रहों का तो कहना ही नहीं, ये दोनों ग्रह तो प्रमुख ग्रह के रूप में आते भी है, लग्न शादी भी है, तो कहने की बात नहीं। ये दोनों ग्रह अच्छा ही प्रभाव प्रदान करेंगे जीवन काल में, और सकारात्मक स्थिति ही देने का कार्य भी करेंगे। यहाँ पर मंगल की बात करें, देखो 12वें भाव का मंगल एक बात सुनिश्चित करता है, जीवन में कोई भी कर्ज हो, कोई भी टास्क लिया हो, तो ये मंगल इस बात को सुनिश्चित करता है कि अपने दम पर जितने भी टास्क है, जितने भी अपने कर्तव्य, अपने कर्म है, उनको ये स्वयं से पूरा करेंगे। मतलब दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे 12वां भाव है, मैं कहूँ कि ये वैसे परोपकार का, सेवा भाव दर्शाने वाला भाव है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर भी ये कोशिश ये नहीं करेगा कि मैं किसी और को बोल दूं, वो सहायता कर देगा, उससे काम हो जाएगा। इनका स्वभाव ये रहेगा कि हमेशा मतलब दूसरों को मैं आगे करने की अच्छा है कि मैं अपनी तरफ से मेहनत करके दूसरों की सहायता कर दूं। हमेशा यही कोशिश करते रहेंगे कि ये जितना भी मतलब दूसरों की सहायता कर सके। फिर सहायता में देखो ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि जो है ये तीसरे में और 12वें में आकर यहाँ मंगल के प्रभाव में है। मंगल जो है ये तो जरूर किसी व्यक्ति विशेष की मतलब सहायता को दर्शाता है, लेकिन जब बात मिथुन राशि की आती है तो मिथुन राशि में पशु पक्षी भी आते हैं, मिथुन राशि में बेजुबान जानवर भी आते हैं। तो मतलब एक प्रकार से ये बोल सकता हूं मैं कि जितने भी जो भी है मतलब जानवर है, इंसान है, जो भी है, मतलब सभी की सहायता ये करना चाहेंगे, सभी की परेशानियों को, सभी के कष्टों को दूर करना चाहेंगे, ये इनकी प्रवृत्ति रहेगी।
और इसमें केतु सपोर्ट करेगा, इसमें ये गुरु शुक्र अपने गुरु शनि पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह क्या है, ये भी मतलब इनको एनर्जी देंगे, इनको धन आदि देंगे जो इनको जीवन में। और ये ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए काम करना है, मन से सभी के लिए अच्छा करने के लिए ये परोपकार करते रहेंगे, ये इनके स्वभाव में रहेगा। और फिर यही है ना कि इस कुंडली के अंदर यदि आप देखेंगे तो ये जो मंगल का असर है ये इसी बात को दर्शा भी रहा है कि दूसरों की सहायता ये करते रहेंगे। अब मतलब अगर हम देखें तो अभी इनको दशा चल रही है शनि की। अब शनि की दशा में अगर कहूँ कि ऐसे मतलब सप्तम का स्वामी है, अष्टम का स्वामी मारक ग्रह के रूप में आता है, तो जरूर इसका प्रभाव है। लेकिन अगर ये समस्या कब देता, जब अगर स्वयं का सोच करके स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई काम किया जाए, या फिर जैसे सप्तम में शनि आप जानते हैं अच्छे होते हैं, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, एनवायरमेंट अच्छा देते हैं, लोगों से अच्छे जोड़ते हैं, अच्छा अन्य की सहायता भी अच्छे से करवा देते हैं, तो ये बढ़िया बात है। धार्मिक क्षेत्रों के लिए, वैराग्य के लिए ये शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देने की स्थिति में है। हाँ, भौतिक सुख संसाधन की बात होती तो बोलता है शनि खराब प्रभाव देंगे, शनि परेशान करेंगे, लेकिन वैसा तो कोई प्रभाव है नहीं, तो इसलिए अच्छा कहा जाएगा इनके लिए। फिर अभी शनि में शुक्र है। अब देखो शनि में शुक्र व्यर्थ की चिंता देता है या बहुत सारी कल्पनाओं को, चिंताओं को बढ़ाता देखा गया, क्योंकि अब ये दोनों ग्रह का, हालांकि अच्छी बात ये है कि जैसे देखो बुध और गुरु दोनों नीच राशि में है, लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि शनि और शुक्र इन दो ग्रहों के सपोर्ट ने यहाँ पर बहुत सी स्थिति को बैलेंस कर दिया। एक बात यही होती है कि जब भी कुंडली में आप देखें कि कोई भी ग्रह कमजोर है, पीड़ित है, नकारात्मक स्थिति में है, तो वहां पर हमेशा ये देखिए कि उसको सपोर्ट करने वाला कोई ग्रह है या नहीं। जैसे आप एक बात समझिए कि गुरु गुरु मकर राशि में मिले, इसका मतलब क्या है, गुरु का मकर राशि में मतलब नीच राशि में मिलना इस बात को दर्शाता है कि पूर्व जीवन के अंदर इन्होंने लंबे समय तक दूसरों का साथ नहीं दिया है, लंबे समय तक लोगों से जुड़े हुए नहीं रहे हैं। इस जीवन में लोग ऐसा करेंगे कि लोग इनसे जुड़ेंगे लेकिन कुछ समय के लिए जुड़ेंगे, लोग इनको लंबे समय तक सपोर्ट ना करे या फिर मतलब अपना लाभ उठा करके निकल जाए, थोड़ा स्वार्थ वाला स्वभाव लोग ज्यादा रखे, वो स्थिति ज्यादा देखने को इनको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात क्या हो गई कि कुछ ना कुछ तो ऐसे अच्छे कर्म जरूर थे पूर्व में भी कि जहां पर शनि का जो सहयोग यहाँ पर मिल गया, कि जहां पर मतलब अन्य की सहायता फिर भी कर रहे थे, लंबे समय तक नहीं जुड़ते थे, लेकिन अगर कोई आ जाए सहायता मांगने तो उसकी सहायता कर देते थे, पूर्व में ये स्वभाव था। तो यहाँ पर क्या कहूंगा मैं कि शनि गुरु का जो प्रभाव बना हुआ है ये इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है कि जीवन काल में मतलब अगर पूर्व में जो मतलब जैसे अन्य की सहायता अगर लंबे समय तक नहीं भी करी तो भी एक बात ये देखने को आ गई कि कम से कम मतलब जो दूसरों की सहायता आवश्यकता पड़ने पर कर दे रहे थे, उससे जीवन में इनको सहायता मिलती रहेगी, जीवन में इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। ये बात यहाँ पर ये शनि और गुरु दर्शा रहे हैं, तो ये एक बढ़िया योग है। और वैसे भी मतलब कर्क लग्न क्यों बनता है आप मुझे बताइए। कर्क लग्न जीवन में इसलिए बनता है कि पूर्व जो जीवन है, मतलब ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि सप्तम भाव में जो राशि आती है वो आपके पूर्व जीवन की राशि है, उसको आप जी चुके हैं। तो सप्तम भाव में मकर राशि है, मतलब आपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत आपने फोकस कर लिया, आपने अपने काम के प्रति पूरा दिन जान सब लगा ली, लेकिन दूसरों की उतनी सहायता आपने नहीं की, इसलिए आपको मतलब आप मतलब बहुत प्रैक्टिकल रह करके पूर्व का जीवन आपने जिया है, जिसमें अन्य का थोड़ा अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। गुरु का मतलब प्रभाव ये कि आपने अन्य को पूरा लंबे समय तक साथ नहीं दिया। बुध नीच राशि में तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपने मतलब अन्य को बुरे शब्द कहे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपको कर्क लग्न मिला। कर्क क्यों मिला कि आप दूसरों की सहायता करिए, आप भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़िए। आप जीवन काल में चूंकि अब लगने से अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा मिला है अपने कर्मों से, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो अर्जित कर लीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए। लेकिन उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में मतलब लोगों की सहायता करिए। इसीलिए ये कर्क लग्न मिला है। आप सुखों की तरफ अपना मतलब थोड़ा ये मतलब कंफर्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए, लोगों की सहायता की तरफ, लोगों को सुख पहुंचाने की तरफ ध्यान दीजिए। ये आपका मूल कर्तव्य यहाँ पर ये लग्न ने बता दिया। अब इसमें जो ये कमियां हैं गुरु और बुध की, इनको भी साथ में सम्मिलित कर दिया कि इनके साथ में शुक्र और शनि आ गए। शुक्र और शनि का प्रभाव क्या हो गया कि इनने जो पूर्व की गलतियां थी उनको आपको ठीक करने का अवसर दिया है कि आप अपने शब्दों से दूसरों को मतलब कुछ गलत ना कहे, दूसरों को सही गाइडेंस करे, सही सलाह दे। मेन काम यह है कि व्यक्ति विशेष के लिए दूसरों को सही सलाह देना यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरे नंबर पर जो बेजुबान जानवरों की, अन्य की सहायता करते रहना यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो ये प्रभाव यहाँ पर बढ़िया स्थिति बनाएगा। फिर एक और बात है कि जैसे कर्क लग्न है, मैंने बताया था जल तत्व का लग्न हो या जल तत्व राशियों में सूर्य चंद्रमा हो या अष्टम में केतु हो, ये सारे योग जो होते हैं ये पूर्वाभास की क्षमता प्रदान करते हैं। और नवम भाव इसके लिए मजबूत होना आवश्यक है। शनि गुरु का योग भी मैंने बताया था पूर्वाभास होता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का प्रभाव मिलते जाता है इसमें। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ जो ये ग्रह अवस्था है इनका एक सबसे पहला प्रभाव ये है कि ये जीवन काल में इन्हें मतलब सही प्रकार से गाइड करेंगे, सही प्रकार से जीवन में मतलब एक सही दिशा में जोड़े रखेंगे।
भविष्य में होने वाली घटना का पता लगते रहेगा, इससे पूर्वाभास होते रहेगा हमेशा। जो कि मतलब जीवन काल में ये देखा गया है कि कई बार हालांकि शुभ भी होगा, कई बार नेगेटिव भी होगा, लेकिन एक बात अच्छी यही है कि पूर्वाभास होते रहता है। और अगर मतलब ये अपने धार्मिक कार्यों में जुड़े रहे, कोई ना कोई ऐसा गुरु की राशि नवम भाव में आती है, गुरु शनि के साथ में है, तो मैं कहूँ कि जैसे या तो गणेश जी की या विष्णु जी की आराधना करना, विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह पढ़ना सुनना, ये क्या करेगा, इनके इंट्यूशन को और बढ़ाता रहेगा, इनको सही तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा। और ये देखने को मिला कि जीवन में पूर्वाभास और बढ़ जाए, इसमें मजबूत हो जाए, ये बात देखने को मिलती है। और जीवन काल में सब जो कार्य है, जो परोपकार आदि के लिए कोशिश है, वो भी अच्छे से कर पाए वाली चीजें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी अगर हम देखें तो ये जरूर है कि अब चूंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह, जो कि मीन में शुक्र तो ठीक है, लेकिन ये भौतिकतावादी ग्रह है, तो एक बात क्या आती है कि ये जरूर जीवन काल में सुख सुविधा से भी जोड़े रखेंगे। कर्क राशि मिली तो सुखों की तरफ भी ध्यान रहेगा और धार्मिकता वैराग्य के प्रति भी ध्यान रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब दोनों एक बैलेंस जीवन यहाँ पर चलता रहेगा अच्छी तरह से। फिर यदि हम देखें तो इनका एक प्रश्न ये है कि घर में जो मतलब मांगलिक आदि कार्य है, वो कब होने की स्थिति बनती है। देखिए वैसे तो शुक्र जो है, शुक्र की दशा जो है वो मांगलिक कार्य हेतु अच्छी होती है, शुक्र मांगलिक कार्य करवाता है। इसमें गुरु का सपोर्ट भी बहुत आवश्यक होता है, जैसे अभी तक गुरु का गोचर यहाँ पर है। अब यहाँ के गुरु बहुत ज्यादा मजबूती तो नहीं दे रहे और अब तो बदलने वाले भी है, तो गुरु चल जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन के गुरु का भी कनेक्शन राशि से ठीक है, लेकिन लग्न से उतना अच्छा नहीं आ रहा, मंगल के ऊपर है, बल्कि मंगल के ऊपर है, तो करियर से जुड़ा मैं बोल सकता हूँ, या संतान से जुड़ी कुछ चीजें पॉजिटिव बनती जरूर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव बनेगा जब कर्क में गुरु रहेंगे। अब कर्क में गुरु 25 के आखिर में, 26 के आखिर में, दोनों सालों में रहेंगे, तो इनमें इस वर्ष में मतलब आखिर में, और ये मतलब मई से गुरु बदलेंगे, मिथुन में जाएंगे, उसके बाद से कर्क में, दोनों का जो प्रभाव है ये इस तरह का रहेगा अगले 1-1.5 वर्ष के लिए, जो घर में मांगलिक कार्यों पर खर्च करवाए। वैसे भी गुरु का 12वें भाव में मंगल के ऊपर से गोचर मांगलिक कार्यों पर खर्च की स्थिति बनाता है, और खर्च होते भी है, जो कि खराब नहीं है। लेकिन हाँ ये है, ज्यादातर स्थिति मुझे लगती है कि कर्क में गुरु जब जाएंगे, जो कि इस साल के आखिर में और अगले साल के जून के बाद रहेंगे, इन दो समय पर ज्यादा स्थिति बनती है कि जो मांगलिक कार्य पर खर्च करवाएंगे और मांगलिक कार्य को करवाएंगे घर परिवार में। बाकी इसके अलावा इन्होंने प्रश्न ये भी किया है कि जैसे भी जानते हैं कि 7.5 लगने वाली है, इसका प्रभाव क्या रहेगा। वैसे देखिए इस कुंडली के अंदर जो शनि, अब जैसे अब शनि यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, शनि जब अपने से तीसरे में आते हैं तो उतना अच्छा नहीं माना गया। जनरली ये अच्छा इसलिए नहीं माना गया कि बोलते कुछ है, सामने वाले लोग समझते कुछ है, जिस कारण से मिस कम्युनिकेशन होने के कारण संबंधों में खराबी आती है। हालांकि नवम भाव से शनि का गोचर, लग्न से नवम में शनि का गोचर धार्मिकता हेतु बहुत बढ़िया होता है, धार्मिक यात्राएं भी करवाता है, धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ता भी है, जो कि बहुत बढ़िया योग है मतलब ये। लेकिन बस ध्यान इतना रखा जाना चाहिए कि शनि का जो प्रभाव है कुंडली के नवम भाव में, ये ओवरऑल अच्छा है। बस मतलब 7.5 के अंदर इतनी ही बात देखने को मिलेगी कि ये बहुत ज्यादा व्यर्थ का विचार देते रहेगा, क्योंकि एक ही बात आती है कि जैसे पहले तो नंबर पर जब भी राशि से 12वें में शनि का गोचर होता है, तो सबसे पहला प्रभाव ये निर्मित करता है कि ये जीवन में मतलब खर्च की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि शुक्र के ऊपर से भी है, तो शनि के ऊपर शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से होने पर लग्जरी पर, सुखों पर, मांगलिक कार्यों पर, विवाह आदि पर खर्च की मात्रा बढ़ती है। तो घर परिवार में हो सकता है कि कोई विवाह आदि सीता को या कुछ ऐसा मांगलिक कार्य हो जिस पर खर्च की मात्रा बढ़े, ये शनि के गोचर से भी नजर आता है, शनि का गोचर इस भाव में होने से नजर आता है। लेकिन यहाँ यदि आप देखिए चंद्रमा के ऊपर शनि का कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है, राहु की दृष्टि जरूर आती केवल, लेकिन अन्य किसी का प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि शनि का जो मतलब 7.5 का प्रभाव रहेगा वो नेगेटिव नहीं रहने वाला है। जब विशेषकर ये शनि का गोचर यहीं पर चंद्रमा के ठीक ऊपर से हो जाए, कृत्तिका नक्षत्र से हो जाए, तब थोड़ा उस समय के लिए मानसिक चिंता दे सकता है, लेकिन ओवरऑल बड़ी कोई समस्या देने वाला ये प्रभाव नहीं रहेगा। और ये देखने को मिलेगा कि शनि का जो 7.5 का प्रभाव भी है, सामान्य चिंताओं को जन्म दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और बाकी पेट से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। बाकी खर्चे आदि को तो बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ये बात तो है इसमें, लेकिन बाकी सब योग ठीक है, तो इसलिए कोई बड़ी चिंता की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और अपने जीवन में ये अब आगे की स्थिति में यही बात नजर आती है कि शनि की दशा में अपनी ओर से अच्छे कार्य करते रहेंगे, दूसरों की सहायता या दूसरों के लिए अच्छी चीजें करते रहेंगे, वो नजर आएगा यहाँ पर, जो कि मैं ओवरऑल अच्छा समझता हूं इनके लिए। बस इसमें कार्य भी यही निकल के आता है ना कि शनि की दशा है, शनि का चाहते हैं कि जरूरतमंदों की सहायता हो जाए, तो बस इनको वही करना है। और बाकी जैसा मैंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम उसे पढ़ना सुनना, ये और स्थिति को अच्छा करेगा। तो बस इसके अलावा किसी और चीज की मुझे आवश्यकता तो नजर नहीं आती, इसी से सारा काम जो है अच्छा हो जाएगा और सब प्रभाव जो है इनको अच्छा मिल जाएगा। बाकी तो खैर प्रिय दर्शकों, अगर आप कुछ बताना चाहे तो आपका अवश्य स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको क्या नजर आता है इनकी कुंडली में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।